हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में जो इसी का पार्ट है, पहला पार्ट, उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर 2016 का प्रश्न पत्र हमने हल किया था। प्रथम प्रश्न पत्र, जो इसका सब्जेक्ट का नाम था नॉलेज एंड करिकुलम। उसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का हल आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसकी एक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी, किस प्रकार से आप प्रश्नों का हल करेंगे। उत्तर के साथ साथ व्याख्या भी दी थी। ये नहीं है कि जो लिखित में उत्तर आ रहा है वो तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक व्याख्या, वो एक दिमाग में बैठने वाली बात है। एक जैसे टीचर लेक्चर देता है, टीचर का लेक्चर दिमाग में बैठ जाता है, तो वो चीज़ हमने करने की कोशिश की थी कि वो चीज़ आप इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, ना कि उसके नोट्स को देखें। नोट्स तो ठीक है, नोट्स तो वहाँ पर भी आपको इकट्ठा एक जगह मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये है कि आपको नोट्स और कहीं भी मिल सकता है, लेकिन लेक्चर जो है वो लेक्चर हर कहीं नहीं मिल सकता। तो लेक्चर पूरा सुनिए, पिछला वीडियो का भी पूरा सुनिएगा, इस वीडियो का भी पूरा सुनिएगा। अगर ये आप पूरा लेक्चर सुनते हैं तो आपको प्रश्नों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो ये 2016 का पार्ट है, जितने क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन आपको इस वर्ष भी मिलने की आशा है। इस वर्ष भी मिल सकता है। हमने 2019 नहीं, 19 से नहीं मिलेंगे, लेकिन 18, 16, 17 के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। उसमें सेक्शन सी हमने कहा था नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो सेक्शन सी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लगातार वीडियो पाने के लिए, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर, जो भी आपके अन्य साथी हैं उनको भी सब्सक्राइब करवाए, उनको भी जोड़े, उनको भी शेयर करें वीडियो को, जो फर्स्ट ईयर के हैं। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। कोरोना में क्लासेस नहीं चली हैं, उसके कारण से आपका जो पीछे का है, जो जिन्होंने क्लास भी की है, उनके भी दिमाग से निकल चुका है, और अचानक पेपर आ गया। अभी तक था शायद पेपर ना हो, लेकिन अब पेपर आ गया। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लेक्चर को पूरा सुनिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन सी का 7वां क्वेश्चन। सातवां हमने कहा था 7 से 11 तक के क्वेश्चन इसमें होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं सेक्शन सी में, जिस 5 क्वेश्चन में आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने, कोई भी 2, 5 में से कोई भी 2। बी सेक्शन जो था शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आप कोई भी 2 नहीं, कोई नहीं कर सकते थे। जैसे दूसरे का 2 दिया उसमें से एक चुनना, तीसरे का 2 दिया उसमें से एक चुनना, इस तरह से करना था। लेकिन सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए होते, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 15-15 नंबर के एक एक क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप 5 पेज कम से कम लिखने की कोशिश करिए। एक प्रश्न को कम से कम 5 पेज दीजिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इससे कम लिखेंगे तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। मिनिमम 5, समय है तो और ज़्यादा। ठीक है, तो एग्जाम के समय पे घड़ी लेके जाइएगा, घड़ी रखे रहिएगा। ये भी है कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो एक पता चला एक तो 5, 7 पेज, 8 पेज लिख दिया और दूसरा 1 पेज लिखा, ऐसा ना करिएगा। अगर आपके साथ समय अभाव है तो 3 पेज, 4 पेज दोनों करिएगा, दोनों लगभग समान पेज में करिएगा, जिससे आपको नंबर अच्छा मिल सके। और इतना स्पीड रखिएगा कि दोनों कम से कम 5-5 पेज हो सके। तो पहला क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे। वर्तमान कालिक परिवर्तनों में कैसे और किस सीमा तक हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। जो सामाजिक परिवर्तन है उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और साथ साथ ये है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये हमें बताना है। सिंपल सी बात, इस प्रश्न में हमें जो बताना है, हमें ये बताना है कि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, और सामाजिक परिवर्तन जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें बताना।
तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सिर्फ वेरी शॉर्ट में जो पूछा उतना ही बताइए, उसके अलावा एक शब्द भी इधर उधर नहीं। लेकिन शॉर्ट में भी अगर पूछा है तो उससे संबंधित थोड़ा सा पहले बताना जरूरी है, लॉन्ग में तो बताना अति आवश्यक। तो यहाँ में सबसे पहले ये बताना है कि सामाजिक परिवर्तन है क्या, ये बताना सबसे मस्ट। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक, और फिर हम हमारी शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया वो बात करें। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन आप जैसे नॉर्मली जानते हैं, सब लोग जानते हैं सामाजिक परिवर्तन है क्या, लेकिन उसको शब्दों में व्याख्या शायद करना बड़ा मुश्किल है। आपको किसी से पूछ ले जाए क्या है सामाजिक परिवर्तन, शायद शब्दों में नहीं कर। तो सामाजिक परिवर्तन हुआ है जो हमारे समाज में चली आ रही एक परंपरा है, एक नीति, एक आदर्श है, उसमें क्या है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। आप अनुभव करिए कि आपके बचपन में समाज में किस प्रकार की परंपराएं थी, आज के समय में कैसी हैं और आगे कैसे रहेंगी। तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, यही सामाजिक परंपरा कहलाता है। समाज के रीति रिवाज, नीति, आदर्श, व्यवहार, संरचना, इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसलिए देखिए लिखा भैया हमने कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, एक जो भी समाज है उसकी अपनी एक संरचना है, अपने व्यवहार प्रतिमान है, मतलब अपने व्यवहार करने के तरीके हैं, जिसको और सामाजिक कार्यों को संपादित करने की विधियां होती हैं। कहने का मतलब सामाजिक कार्य कैसे प्रतिपादित किया जाएगा उसका एक तरीका है। और इस संरचना, इस व्यवहार में, इन विधियों में सदैव क्या है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समाज समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या होता जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो समाज की संरचना है, आज मिट्टी के घर थे पाइप शुरू में, फिर बाद में ये ईंटे गारे का हुआ, आज ईंटे सीमेंट का है, पिलर से बन रहे हैं। क्या हो रहा है, संरचना में चेंजेस होता जा रहा है। पहले क्या पिलर पे घर दिखाई देते थे, नहीं दिखाई देते। व्यवहार प्रतिमान, पहले लोगों में बहुत ज्यादा भाईचारा था, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। शहर में तो ऐसा होता है पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। तो व्यवहार प्रतिमान में भी चेंजेस होता जा रहा है। सामाजिक कार्य जब कोई होता था तो पूरा गांव एक साथ, किसी के घर में शादी है तभी पूरा गांव मिलकर उसको सहयोग करता था। आज जिसके घर शादी है बस वही वो अपना इंतजाम करे, भाई सब कैटर्स को दे दो वो करेगा। तो एक कार्य करने की विधियां, इन सब में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो वही चीज कह रहा है, ये इन सब में कार्य संरचना, व्यवहार प्रतिमान और कार्यों में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होगा जरूर, ये बात अलग है, किसी समाज में धीरे धीरे गति से होता है, किसी समाज में तेज गति से होता है, किसी समाज में मंद गति से होता है। और इसी परिवर्तन को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन हो रहा है हमारे खान पान में। पहले हम क्या खाते थे, पहले चने की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों साग, ये सब मतलब ज्यादा था। और आज वही चने की रोटी खाने को नहीं मिलती। पहले गेहूं की रोटी खाने नहीं मिलती थी, आपके पुराने जमाने में देख लीजिए। आज गेहूं की रोटी ही मिलती है, चने की रोटी नहीं। खान पान में, पहनावा ओढ़ाव पहले कैसा था, आज कैसा है, या पहले आज के पुराने जमाने को छोड़ दीजिए, 10 साल पहले कैसा था, 6 साल पहले कैसा था, 2 साल पहले कैसा था, आज कैसा था। दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। तो यही सब जो परिवर्तन हो रहा है समाज के लोगों का, आपका, आप भी समाज के हिस्सा हैं, आप में भी परिवर्तन हो रहा है, आप समाज में रहने वाले सभी लोग परिवर्तन में होता जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ फिलोसफर है, समाजशास्त्र शास्त्रीय लोग हैं, उनके क्या क्या व्यूज है वो देख लेते हैं। सर जोन्स ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर तथा रूपांतर को वर्णन करने के लिए किए जाते हैं। ये भी लगभग वही बातें कह रहे हैं कि सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक संगठन के किसी अंग में जो अंतर एवं परिवर्तन होता है उसको जो व्याख्या करते हैं वही क्या है, सामाजिक परिवर्तन।
जो प्रक्रिया है, जो संगठन है सामाजिक, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या करना ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है सर जोन्स के अनुसार। और हाँ, एक चीज आपको इस यहाँ पे परिभाषा बताते समय ये भी बता रहे हैं कि कभी कभी ये होता है कि हमें परिभाषा तो याद है, लेकिन किस राइटर ने दिया है परिभाषा, किन महोदय ने परिभाषा दिया वो याद नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना है, अगर नाम याद है एग्जैक्ट लगभग तो नाम लिखिए, नहीं नाम याद है तो डैश लगा के या नंबर 1 परिभाषा, नंबर 2 परिभाषा, इस तरह से नंबरिंग करके लिखिए। लेकिन ये ना हो कि गलत नाम लिखें, क्योंकि जो जांचने वाला टीचर्स है वो बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो देख लेगा कि आप उसको गलत लिखे हैं, बेवकूफ मत बनाने की कोशिश करिए। डैश लगा के लिखते जाइए, उसमें कोई अंतर नहीं होगा कि नाम लिखें या नंबरिंग करके लिखे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। बस परिभाषा नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से करके लिखें। अगर नाम आपको श्योर है कि नहीं किया है तो नाम आप डालिए, तो द बेस्ट है। ठीक। नेक्स्ट, ग्रीन एंड गिलीन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मांगी हुई रीतियों में होने वाले परिवर्तनों का, जीवन की मानी हुई रीत, जो रीत हम माने हुए हैं कि ये जीवन की रीत है, इस तरह से रीत चल रही है, पुराने जमाने से रीत चली आ रही है, आपके बचपन से आपकी रीत चली आ रही है, उसमें जो परिवर्तन होता जा रहा है उसको कहता है। चाहे वो परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन, भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, पहले पहाड़ ज्यादा थे, आज मैदान ज्यादा है, घर ज्यादा है। पहले खेल के मैदान बहुत सारे थे हमारे बचपन में, आज खेल के मैदान खत्म होते जा रहा है। भौगोलिक परिवर्तन होता जा रहा है। चाहे परिवर्तन भौगोलिक हो, पहले मौसम कैसा रहता था अब कैसा है, चाहे वो सांस्कृतिक साधनों में हो, जनसंख्या की रचना में हो, पहले जनसंख्या कितनी थी आज कितनी है, 140 करोड़ है आज जनसंख्या। जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो कितनी थी, 40 करोड़। तो डेली डेली परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, चाहे जनसंख्या में हो, सिद्धांतों के परिवर्तन हो, प्रसार में हो, या समूह के अंदर आविष्कारों के फल, और ये सब किसके होते हैं, आविष्कारों के फलस्वरूप होते हैं। आविष्कारों के फलस्वरूप हुए भाई आविष्कार। ये पहले लालटेन जलाते थे, और लाइट का आविष्कार होगा, लाइट जला रहे हैं। पहले इंडक्शन का यूज कहाँ करते थे, अब लाइट से इंडक्शन का यूज कर रहे हैं। नए नए आविष्कार आ रहे, तो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। पहले पीला वाला बल्ब जलाते थे, अब एलईडी जलाते हैं। तो वही चीज किस कारण से आविष्कार होते, तो वही कह रहा है इनका जो शब्द इन्होंने डाला कि ये परिवर्तन नॉर्मली क्या है, आविष्कारों के फलस्वरूप है। ये भी बात है, कहीं इन्होंने भी ये वही चीज के परिवर्तन, इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया कि आविष्कारों के फलस्वरूप। मेरिलम एल्ड्रेस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह अर्थ है, सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले अथवा उनके पूर्वज के कार्य से भिन्न है, अर्थात मानव व्यवहार संशोधित हो रहा है, यह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। मतलब जो उन्होंने कुछ दिनों पहले किए थे या जो उनके पूर्वज किए थे उससे उनके व्यवहार भिन्न है। हमने कहा ना, कार्य करने का तरीका, व्यवहार हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, भिन्न होता जा रहा है। मानव व्यवहार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, संशोधित होता जा रहा है। तो यही क्या है, सामाजिक परिवर्तन। चाहे समाज शास्त्रियों के आधार पे देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन ये बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं जो अभी पीछे अर्थ में हमने बताया। तो इसको क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा ये यहाँ तक आपको देनी जरूरी है, ये मस्ट है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। अगर डायरेक्ट आप यही लिख देंगे तो आपको जो 10 नंबर है वो सीधा 5 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर में चेक। अगर आपने परिभाषा नहीं दिया, परिभाषा नहीं बिलोंग। अब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, अभी देखिए परिभाषा में भी निकल के आया, जो परिभाषा उसमें भी निकल के आया वही बात, किस भौगोलिक प्राकृतिक कारक। भाई भौगोलिक लगातार चेंज हो रहा है, जनसंख्या लगातार चेंज हो रही है, वेशभूषा लगातार चेंज हो रही है, खान पान लगातार चेंज हो रहा है, व्यवसाय, रहन सहन, स्वभाव आदि, इन सब का मतलब भौगोलिक इन कारकों में इन सब का प्रभाव पड़ रहा है। भाई जनसंख्या के कारण ये देखिए
घर लगातार बनते जा रहे हैं, खाली स्थान लगातार कम होता जा रहा है। वेशभूषा, खान पान के कारण देखिए भौगोलिक स्थितियाँ चेंज होती जा रही हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पहले कितने पेड़ पौधे थे, जंगल थे, आज वो सब खत्म होते जा रहे हैं खान पान, व्यवसाय, रहन सहन के कारण। तो ये भौगोलिक स्थितियाँ क्या होती जा रही है, चेंज होता है। पहले मौसम कितना साफ हो रहता था, बारिश कितनी ज्यादा होती थी, अब वो बहुत कम होने लगी। तो भौगोलिक दशाएं चेंज होती जा रही है, दशाएं चेंज से भी होती है, भौगोलिक जो आपदा आती है उससे भी चेंज हो जाती है, कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उससे भी होता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, तो भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक, जैविकीय कारक। जैविकीय कारक का मतलब ये है कि जो जन्म ले रहे हैं उस वो भी एक कारक है भाई। किस समाज में कितने बुद्धिमान लोग ज्यादा, किसी समाज में भाई। जैविकीय कारक का मतलब ये हुआ कि वंशानुक्रमीय कारक एक प्रकार से। किसी समाज में ज्यादा बुद्धिमान लोग पैदा हो गए तो उस समाज को परिवर्तित कर देते, वो समाज और ज्यादा विकसित हो जाता है, नए नए आविष्कारों, नए नए विचारों से भर जाता है। और मंदबुद्धि लोग पैदा हो गए उस समाज में ज्यादा, तो पीछे ही रह जाता। तो कहते हैं ना कि महापुरुष यहाँ बहुत ज्यादा जन्म लिए, तो उसका कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण है कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया, जिससे ये आगे बढ़ रहा है, लगातार परिवर्तित हो। जैविक कारण, आपके परिवार में कोई ब्रिलियंट पैदा हो गया, बहुत बड़ी बात समाज, क्योंकि समाज का अंग है एक परिवार। तो क्या है, समाज के और परिवार की दशा एकदम बदल जाती है, परिवार एकदम प्रगति करने लग जाता है। ब्रिलियंट पैदा हो गया, बहुत ज्यादा कमाने लगा, हर चीज में सम्मान बढ़ने लगा। पहले आपको समाज में कोई नहीं जानता था, आज सब जानने लगे। तो जैविक कारण, जनसंख्यात्मक कारण, जन्म एवं मृत्यु दर बढ़ना घटना, ये भी कारण भाई। हमने कहा प्राकृतिक आपदा आने से जन्म दर, मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये भी है भाई। बढ़िया चिकित्सीय सुविधा हो जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर बढ़ जाती है। तो जन्म एवं मृत्यु दर का बढ़ना घटना, जनसंख्यात्मक जो कारण है, वो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। क्योंकि जनसंख्या, कहते हैं ना, सप्लाई और डिमांड की बात होती है भाई। 10 चीजें हैं, उसके लिए 10 ही 2 लोग हों तो ढेर सारा है, 10 लोग हों तभी चल जाएगा, लेकिन 100 लोग हों तो छीना झपटी हो, मारपीट होगा। क्या होगा, व्यवहार में चेंजेस आया। 2 लोग थे तो मस्त खा रहे थे, मस्त थे। 10 लोग थे, थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन चलो तब भी सहयोग बना रहा। लेकिन वो 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, तो मारपीट होने लगा, उसी चीज के लिए सब कुछ होने लगा। तो संख्यात्मक कारण ज्यादा इम्पोर्टेंस, व्यवहार हमारा देखो चेंज होता है। तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक कारण भी हमने, तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक कारण देख लीजिए। तकनीकी कारण मेन पहले देखिए, तकनीकी कारण के लिए हमने अभी पीछे एक महोदय ने, गिलिन ने कहा था कि ये आविष्कारों का परिणाम भाई, नई नई तकनीकियों का परिणाम। आज नई नई तकनीक आ रही, नए आविष्कार आ रहे, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। पहले जाने के लिए बैलगाड़ी यूज करते थे, आविष्कार आ गया, आज बहुत सारे साधन है, बाइक है, कार है, हेलीकॉप्टर है, उन सब का यूज करते हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी। संदेश भेजने के लिए क्या करते थे, संदेश वाहक लेके जाता था, कई कई दिनों बाद पहुंचता था। आवाज क्या है, सेकंडों में, मैसेज के द्वारा सेकंडों में, मेल के द्वारा सेकंडों में किसी मैसेज को कहीं पर भी भेज सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भेज। तकनीक का सहारा लिया। आज तो किसी को नहीं मैसेज लेकर भैया जाओ, ये पत्र लेकर जाओ, वहाँ 100 किलोमीटर दूर दे के आओ, मैसेज दे के आओ, ऐसा करते हैं क्या? तो व्यवहार में चेंजेस हुआ, किस कारण, आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार का मतलब क्या, तकनीक का। किसके कारण, तकनीक। मनोवैज्ञानिक कारण, तकनीकों में वैज्ञानिक कारण था। किसके कारण, तकनीक एवं वैज्ञानिक कारण, विज्ञान के द्वारा, जो अभी पीछे गिलिन ने कहा, आविष्कार के द्वारा।
साथ साथ आर्थिक कारण एक। कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बहुत, जिस समाज में जितना ही ज्यादा पैसा हो जाता है भाई उसका व्यवहार वैसे ही चेंज होता है। हमने अभी कहा ना, घर में पहले पैसा नहीं था, छोटे खाने खाने के लिए थे तो व्यवहार अलग था, पैसा आने लगा तो व्यवहार चेंज हो गया। उसी प्रकार समाज में एक राष्ट्र जिसके पास आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, दूसरे के सामने भीख मांगता हो, पैसा हो जाता है तो दादागिरी दिखाता है दूसरे राष्ट्र को, दूसरे समाज। तो वही चीज आर्थिक कारण भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रुपया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला काम हो जाता है। ये सभी प्रकार के व्यवहारों को चेंज कर देता है हमारे। किसी समाज में जहां रुपया आ जाता है वहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, लोगों के प्रति व्यवहार, सब कुछ चेंज हो जाता है। राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीति, जिससे ज्यादा भाई राजनीति चेंज हुई उसके कारण भी हमारा रहन सहन, जैसे अभी देखिए बिन बिन करके सरकारें चेंज होती रहती, राजनीतिक कारण ही तो है। ये सरकार आई तो व्यवहार हमारा अलग हो गया, वो सरकार आई व्यवहार हमारा अलग हो गया। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार। तो ये राजनीतिक कारण ही हो जाता है। धार्मिक कारण, भाई जिस धर्म का ज्यादा प्रभाव हो गया, धर्म के ज्यादा वो हो गया तो धार्मिक हमारा व्यवहार क्या हो जाता है, जैसा धर्म जैसा बता रहा है उसी हिसाब से हम करने लगते हैं। पहले देखिए कहाँ लोग बा कुछ भी चीजें थी, या हिंदू धर्म में देख लीजिए दुर्गा पूजा और ये सब चीजें कहाँ बहुत ज्यादा बैठते, लेकिन आज देखिए जगह जगह बैठने लगे, चेंज होता जा रहा है। धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ती जा रही है, उसके हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा व्यवहार भी चेंज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके। तो धार्मिक कारण सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें भी प्रभावित करते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय संकट एवं युद्ध के समय भी हमारे जो अधिकार एवं व्यवहार है वो क्या हो जाते हैं, अस्तित्व हो जाते हैं। तो उसके कारण भी, या राष्ट्रीय युद्ध हो गया, या राष्ट्रीय संकट के कारण दिक्कतें आ गई, रुपया पैसा कमी हो गया, और चीज कमी हो गई, तो हमारा रहन सहन, खान पान, सब कुछ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, व्यवहार हमारा चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। इसके कारण नए विचारों, नए महापुरुषों का जन्म, जैसे हमने जैविक के कारण बताया कि नए नए विचार, नए नए महापुरुषों का जन्म होता है, तो वो समाज को चेंज कर देता है। भाई भारत में महात्मा गांधी ने जन्म लिया, विवेकानंद ने जन्म लिया, तो क्या है, समाज पुनर्जागरण का काम किया। राजा राम मोहन राय ने जन्म लिया, समाज की कुरीतियां, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको उन्होंने खत्म किया। तो महापुरुषों के जन्म से क्या है, समाज में परिवर्तन हो रहा है। अलग अलग देशों में सब कहीं जन्म लिए हैं। और मनोवैज्ञानिक कारण सबसे ज्यादा है कि अगर दिमाग कह रहा है तो करेंगे, नहीं कह रहा तो नहीं करेंगे। कुछ ना होते हुए भी अगर दृढ़ संकल्प है, मन में विश्वास है, किसी कार्य को करने के लिए रुचि है, लगन है, तो हम उस कार्य को करने लग जाते हैं। कहते हैं किसी कार्य में या कि अपने विकास के लिए दृढ़ संकल्प होना सबसे ज्यादा, दृढ़ संकल्प हो, आपको उस कार्य में रुचि होना आवश्यक है। दृढ़ संकल्प के लिए क्या होना आवश्यक है, रुचि होना आवश्यक, आवश्यकता होना आवश्यक। तो यहाँ से आपके दिमाग में मोटिवेट होना आवश्यक है आपके द्वारा। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक कारण बहुत इफेक्ट करता है, तो पूरे समाज को चेंज कर देता है, व्यवहार को चेंज। तो ये सारे कारक जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब बात थी इसमें कि शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के विरोध को समझ, जो शिक्षा है एक दूसरे के मतलब डिपेंड है। तो सामाजिक परिवर्तनों में जो विरोध होता है उसमें शिक्षा क्या है, उसको समाप्त करती है।
शिक्षा के उद्देश्यों को पुनर्निर्धारित कौन करता है? सामाजिक परिवर्तन। भाई सामाजिक परिवर्तन जैसा होगा, समाज जैसा चाहेगा, उसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होगा, पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, उसी प्रकार की शिक्षण विधियां निर्धारित होगी। भाई समाज परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ। नए नए पाठ्यक्रम, पहले जो पढ़ाया जाता आज पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता। पहले जिस तरह से पढ़ाया जाता था उस तरह से नहीं, शिक्षा की प्रक्रिया में चेंज होता, शिक्षा की विषय वस्तु में चेंज होता। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है, ये देखिए शिक्षा के उद्देश्यों में, पाठ्यक्रम में, विधियों में, शिक्षा मूल्यों में निर्धारित करने में, ये सब चीजों में क्या है, जैसा समाज हमने कहा था पीछे, समाजशास्त्रीय आधार बताया था कि किसी पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए समाज जैसा चाहता है उसी प्रकार के हम शिक्षा देते हैं बालक को। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने उसी प्रकार से शिक्षण विधि अपनाने, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व प्रदान करने में, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में, ज्ञान में वृद्धि में, सामाजिक परिवर्तन ज्ञान के प्रसार में। ये पॉइंट ऐसे हैं कि जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया? शिक्षण विधि में, शिक्षण के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए, उसके संप्रदाय में परिवर्तन करने के लिए, अर्थ में संप्रदाय एक ही चीज है, उसके उद्देश्यों में परिवर्तन करने, उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने को, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने के लिए, उसके प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए, उसके विषय वस्तु में परिवर्तन करने के लिए, सब में ये क्या है, प्रभावित करता है। साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा भी काम करता है कि उसके विरोध को समाप्त करता है। जो सामाजिक परिवर्तन के थ्रू हो रहे हैं उसके विरोध, वो शिक्षा द्वारा ही समाप्त होता है, क्योंकि शिक्षा बताती है कि जो परिवर्तन हुआ है सही है, गलत नहीं है। नेतृत्व प्रदान करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, सामाजिक परिवर्तनों के ज्ञान का प्रसार करता है। दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसे शिक्षा और दर्शन वैसे ये भी एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक, इसलिए इसमें दोनों पॉइंटों को हमने लेके चले। तो ये पहला क्वेश्चन 7वां समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा पर प्रकाश डालिए और पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करिए। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में, आपके दोनों मेथडों में भी आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पाठ्यक्रम से संबंधित। तो पाठ्यक्रम का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा मेथड हो आपका, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे हिंदी हो, पाठ्यक्रम से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा और शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उन सब में तो कंपलसरी है आना, इसमें शायद इसमें तो आएगा, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन मेथड के दोनों पेपरों में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आने की 99% संभावना, आता जरूर। ये ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम वाला पढ़ आप लोग क्या है, पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा पर प्रकाश डालिए और पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा आपको बतानी है और पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन यहाँ करना है। तो यहाँ इसके अलावा ये भी है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से, ये भी आपको जानना है, पढ़ना है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लिखना है, ये इतना चीज आप पढ़ लीजिएंगे, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, उपयोग, वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तो 3 पेपरों का 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं क्या पाठ्यक्रम। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखा है। टीचिंग में क्या है कि क्या है पच, क्या है पच, क्या है पच, क्यों है पच, कैसा है पच और कितना है पच। मतलब व्हाट एस्पेक्ट, व्हाई एस्पेक्ट, हाउ एस्पेक्ट, हाउ मेनी एस्पेक्ट, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट क्या कहता है, क्या है पाठ्यक्रम, क्या चीज पढ़ाना है वो पाठ्यक्रम बताता है। क्यों है पच, क्यों है, क्यों शब्द क्या बताता है, उद्देश्य बताता है। और
कैसे हैं, हाउ पच क्या बताता है, पाठ्यक्रम प्रक्रियाएं, और कितना है ये मूल्यांकन बताता है। ध्यान रखिएगा, चार चीज, ये चारों टीचिंग से संबंधित है। वर्ड शब्द से यूज करेंगे, क्या शब्द से यूज करेंगे, तो वो बताएगा कि पाठ्यक्रम से तात्पर्य, पाठ्यक्रम क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं वो उद्देश्य बताता, कैसे पढ़ा रहे हैं वो प्रक्रिया ही बताएगी ना कैसे पढ़ा रहे हैं, और कितना पढ़ा लिया, कितना क्या कर लिया, वो क्या बताएगा, मूल्यांकन बताएगा। मूल्यांकन द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना हमने जो पढ़ा है वो कितना बालक ने ग्रहण किया, कितना अच्छा रहा, ये कौन बताता है, मूल्यांकन। तो वही कहा है, उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन, जो उद्देश्यों की प्राप्ति साधन के ऊपर निर्भर करती है, और शिक्षण का एकमात्र साधन क्या है, पाठ्यक्रम, जिसमें निहित विषय वस्तु को उपयुक्त शिक्षित विधि के प्रयोग के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। कहने का मतलब बिना पाठ्यक्रम के कुछ नहीं हो सकता। और पाठ्यक्रम बनता कैसे है, उद्देश्य के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पाठ्यक्रम की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या। पाठ्यक्रम शब्द को अगर लैटिन भाषा के, अगर हम अर्थ की बात करें, तो पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण लैटिन भाषा का करिकुलम है। और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के हिंदी में लिया गया है, जिसका तात्पर्य है क्या है, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। ध्यान रखिए, क्या है, रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। ध्यान रखिए, करिकुलम शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, वह मैदान जहां हम दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं भाई। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। दौड़ के मैदान में अपने लक्ष्य को ही तो प्राप्त करता है, तो उसमें भी यह वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है, या वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर बालक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, रेस कोर्स ध्यान रखिएगा। देखिए, पाठ्यक्रम के दो अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ जो हम पहले से समझते आ रहे हैं, पहले के लोग समझते थे। संकुचित अर्थ जो हमारे कंटेंट होते थे कि ये आपका सिलेबस है भैया, ये चीजें पढ़नी है, वही आपका क्या कहलाता था, पाठ्यक्रम कहलाता था। वही चीज का है कि संकुचित अर्थ परंपरा या परंपरागत अर्थ में के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन का कोर्स ऑफ स्टडी, जो अध्ययन का कोर्स है जिसको हम सिलेबस कहते हैं, का पर्यायवाची माना जाता है। सिलेबस कि ये चीजें पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में, इसको पढ़ो उसे हटाओ, ये हमारे सिलेबस में नहीं। जिसमें कुछ विषयों की सीमा निश्चित होती है। इस प्रकार संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम को केवल प्रस्तुतिकरण करने तक सीमित कर दिया गया है। जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसी तक करने तक सीमित कर दिया गया है। इसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों, आवृत्तियों, क्षमताओं तथा व्यावसायिक जीवन के काम आने वाली क्रियाओं को कोई स्थान नहीं होता। इसमें जो दिया गया है उसको पढ़ाना है। ये सब चीजें, रुचि, आवृत्ति, ये क्षमता वगैरह, इससे व्यवहारिकता, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस में आ गया बस उसको पढ़ा दें, ये कहलाता है संकुचित अर्थ। जो हमारे कंटेंट में होते हैं उसको कहना। और व्यापक अर्थ में क्या है, व्यापक अर्थ में ध्यान रखिएगा, संपूर्ण शिक्षण क्रियाएं, सिर्फ पढ़ाना नहीं, आप विद्यालय जाने से लेकर लौटने तक जितनी भी शिक्षण क्रियाएं कर रहे हैं वो सभी क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होते। वर्तमान काल में पाठ्यक्रम को वह अध्ययन का कोर्स सिलेबस तक सीमित नहीं है। सिलेबस तो इसका एक अंग मात्र है। अब पाठ्यक्रम के अंदर उन समस्त अनुभवों को समावेश होता है जो बालक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, आवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार कक्षा के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्रियाओं तथा खेलों, सरस्वती यात्राओं आदि से प्राप्त करता है।
कहने का तात्पर्य ये है अपनी रुचि क्षमता आवश्यकताओं के अनुसार जो सिलेबस तो है ही है, उसका सिलेबस एक अंग मात्र है, पूरा पाठ्यक्रम नहीं है। कक्षा के अंदर हो या कक्षा के बाहर, स्कूल से कहने का मतलब स्कूल में प्रवेश किया और स्कूल के बाहर जाने तक जितनी भी क्रियाएं बालक को करवाई जाती हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे उठने बैठने का तरीका हो, सब कुछ, वो सब कुछ क्या कहलाता है? कंप्लीट रूप पाठ्यक्रम कहलाता है या करिकुलम कहलाता है। जितनी भी क्रियाएं करता है, चाहे वो पढ़ने का, चाहे वो खेलने का, चाहे उठने बैठने का, चाहे प्रार्थना का, चाहे टूर का, जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं, स्कूल आने से लेकर घर जाने के बीच में जितनी भी क्रियाएं कराई जाती हैं, वो सभी क्या है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। मतलब स्कूल के अंदर एवं बाहर भी, या स्कूल की चीजें अगर घर में भी करता है तो वो भी जितनी चीजें करता है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती है, जिससे उसकी रुचि, योग्यता, वृत्ति, क्षमता का विकास हो सके, उसके अनुसार वो कार्य करे। देखिए मुंडरो ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम में वो समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्त किए जाते हैं। समस्त अनुभव, समस्त शैक्षिक अनुभव शामिल होते हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भाई जो शिक्षा के उद्देश्य बनाया गया है कि एक आपको अच्छा नागरिक बनाना है, एक प्रजातांत्रिक, एक लोक नागरिक बनाना है, आपको एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करना है, एक धैर्य का विकास करना है, आपके मानसिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, संवेगात्मक विकास करना है, आपके चरित्र का विकास करना है। तो ये सब, ये क्या है? शिक्षा के उद्देश्य। इनकी प्राप्ति के लिए जो भी शैक्षिक अनुभव काम में लाए जाते हैं वो सब क्या है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत। भाई शारीरिक विकास करने के लिए क्या आपको खेल कूद खिलाना पड़ेगा? सहयोग की भावना के लिए भी खेल चाहिए, नेतृत्व के लिए भी खेल चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिए, तो वो सब सिलेबस के अंतर, वो सॉरी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सिलेबस नहीं, सिलेबस में जो पढ़ाया गया वो चीज होता है, कहते हैं ना इस सिलेबस में। तो पाठ्यक्रम में समस्त क्रियाएं जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, समस्त शैक्षिक क्रियाएं जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। या उस स्कूल के अंदर एवं बाहर कराई जाने वाली समस्त क्रियाएं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती हैं। अब कनिंघम का है पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार यहाँ शिक्षक के तात्पर्य, कलाकार के हाथ का वह साधन है जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्यों के अनुसार अपने कलागृह, कलागृह मतलब शिक्षालय में ही चित्रित कर। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ का वह साधन है। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह साधन है, कलाकार मतलब शिक्षक। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ तथा आदर्शों के अनुसार अपने कलागृह को चित्रित करता है। पदार्थ शिक्षार्थी और आदर्श अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय कलागृह अर्थात विद्यालय को बनाता है, चित्रित करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार क्या है, देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभव की वह संपूर्णता निहित है जिसमें छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला तथा खेल के मैदान में और शिक्षकों एवं शिष्यों के गठित औपचारिक संपर्कों से प्राप्त करते हैं। मतलब विद्यालय के अंदर जितने अंदर और बाहर जितने भी शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहे वो खेल के मैदान हो, वर्कशॉप हो, प्रयोगशाला हो, कहीं पर भी उनसे जो प्राप्त करते हैं, वही कह रहा है कि वरन उन अनुभवों का संपूर्णता निहित है, वह सभी अनुभव संपूर्णता निहित जिसमें छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, शिक्षकों एवं शिष्यों के अगठित औपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय की संपूर्ण पाठचर्या हो जाता है।
जो छात्र के जीवन के सभी पक्ष को प्रभावित कर सकता है, उसके संतुलित व्यक्तित्व का विकास में सहायक होता है। मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, जिसको कहते हैं ना बात के अंतर्निहित, बालक के अंतर्निहित शक्तियों का क्या करना, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास। जब सर्वांगीण विकास की बात आती है तो सिर्फ सिलेबस से सर्वांगीण विकास नहीं होता, जितनी क्रियाएं कराई जाती हैं उससे। ठीक, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीज शामिल होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ्यक्रम क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। इसमें प्रकार पूछा तो होता है विषय केंद्रित प्रकार होता है। विषय केंद्रित प्रकार होता है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड जिसको कहते हैं। नॉर्मली इसमें बालक की रुचि आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता, कंटेंट को ध्यान दिया जाता है, क्या पढ़ाना है, क्या जरूरी है बालक है, वो चीज दे दिया जाता है। बालक की रुचि आवश्यकता हो इसमें इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार का जो कंटेंट होता है उसको कहते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। विषय केंद्रित होता है, उसको पढ़ना ही है, रुचि हो ना हो उससे मतलब नहीं है। कुछ हमारे पाठ्यक्रम लगता है कि अभी बेकार है, साल पढ़ना है, रुचि है नहीं है, कोई मतलब है नहीं है, वही चीज विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो बालक की रुचि आवश्यकता क्षमता के अनुसार बनाया जाता है, जिसको देखा जाता है कि बालक इस चीज के लिए जरूरत है, बालक इसकी आवश्यकता है, बालक इसमें रुचि रखता है, उस प्रकार जैसे बालक रुचि आवश्यकता क्षमता होती है उस प्रकार का पाठ्यक्रम जो होता है वो कहलाता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के लिए जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे गांधी जी का हमने पीछे बताया था बेसिक शिक्षा, उसमें करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल दिया था। रूसो ने भी करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल दिया था। अनुभव द्वारा सीखने पर, करके सीखने पर जो बात कही थी रूसो ने कही थी। बालक, उन्होंने कहा था कि बालक अगर जल रहा है, लौ की तरफ बार बार जा रहा है तो उसको रोको नहीं, उसका उंगली ले जाके एक बार जला दो, दोबारा वो लौ की तरफ हाथ नहीं लगाएगा। बस एक बार उंगली ले जाके उस पर छुआ दो, बस जिंदगी में कभी वो लौ की तरफ हाथ लेके नहीं जाए। तो क्रिया प्रधान, अनुभव केंद्रित, ये क्या है? अनुभव केंद्रित क्रिया प्रधान, जिसमें करके हम सीखते हैं। जहाँ प्रैक्टिकली ज्यादा होता है ना, कहते हैं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ करके हम सीखने देते हैं। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का ज्यादा होता है, उस प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ देखा जाता है। ससंबंधित पाठ्यक्रम, ससंबंधित एक दूसरे से, एक विषय का दूसरे विषय से ससंबंधित, कोरिलेटेड पाठ्यक्रम। भाई हिंदी पढ़ाया, संस्कृत भी पढ़ते चला गया उसे, ठीक है। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सभी का इतिहास हमें समझ में आता जा रहा है। इस इतिहास से ये नहीं, सभी विषय का इतिहास होता है। कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम मतलब होता है कंपलसरी। जैसे आपके यहाँ 3 पेपर एक कंपलसरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ऑप्शनल आपके 2 सब्जेक्ट। यह पाठ्यक्रम अमेरिका में ज्यादा प्रचलन है कि कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, कुछ वैकल्पिक होते हैं। भारत में भी अब हो गया है, जो छात्र रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। कोर पाठ्यक्रम के बारे में ये बताया गया है। भाई यहाँ पर भी भाई अभी देखिए 3 विषय कंपलसरी है आपके, 2 विषय आप अपनी रुचि क्षमता के अनुसार ले सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन पीजी में भी देखिए सब कहीं यही चीज़ है, कुछ विषय कंपलसरी होते हैं, कुछ इंटर में भी देखिए कुछ विषय कंपलसरी होता है, कुछ अपने मान से लेना पड़ता है। जैसे हिंदी पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। हाई स्कूल हो चाहे इंटर, हिंदी आप नहीं छोड़ सकते। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड, हिंदी नहीं छोड़ सकते, हिंदी कंपलसरी है। और तो आप अपने रुचि के अनुसार चुन सकते, तो वो कहलाता है कोर्स पाठ्यक्रम। ठीक, तो ये पाठ्यक्रम के प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा, प्रश्न संख्या 9। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है? शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार को इसने कहाँ तक प्रभावित किया? अब यहाँ हमें ये पहले जानना है कि प्रकृतिवाद क्या। ध्यान रखिएगा, हमने बताया ना सबसे पहले बताना क्या प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद आपको पहले भी थोड़ा सा हमने बता दिया है कि प्रकृतिवाद प्रकृति में ही ज्यादा विश्वास करता है, इसमें विश्वास नहीं करता।
यहाँ थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य चिंतन धारा की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उत्पादन कारण मानती है। मतलब प्रकृति ही इसका मूल तत्व है। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं कर्ता धर्ता और प्रकृति है, प्रकृति के इशारे पे इशारे काम हो रहे हैं। अगर बात करें तो एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में बीजारोपण जो है वो यूनानी दर्शन डेमोक्रेटिस ने किया था। इसका जो है इसका बीजारोपण यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था। उन्होंने इस सृष्टि की रचना परमाणुओं के संयोग से सिद्ध करने का प्रयास किया। संसार की रचना किससे? परमाणु के संयोग से। साइंस वाले बात छात्र ज्यादा अच्छे से जान रहे होंगे, जो आगे चलकर परमाणुवाद के नाम से विख्यात हुआ कि संसार का जो रचना हुई है परमाणुओं के संयोग, परमाणुओं के आपस में मिलने विघटन से हुई। तो आगे चलकर जो इसका है इसको परमाणुवाद का संज्ञा दी गई। प्रकृतिवाद में भी क्या है? परमाणुवाद की संज्ञा दी गई। अगर एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद के विकास की बात करें तो 15वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। काम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन, लेमार्क इसके पूर्व विचारक। लेमार्क, डार्विन का पढ़ा होगा आपने, ये मटर पे किया था और जिराफ पे किया था प्रयोग। ये सारी चीज प्रयोग इनके लेमार्क, डार्विन इनके मिले होंगे, आप अच्छे पढ़े होंगे साइंस में। वंशानुक्रम के विकास में इन सबका दिया गया, वंशानुक्रम ये सिद्धांत इनका सबका दिया गया। तो ये सब प्रकृतिवाद के पूर्व विचारक रहे हैं। 15वीं शताब्दी से ही ये विचारक रहे हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब 1712 में रूसों का जन्म हुआ, 17वीं शताब्दी तक मतलब इसका हो गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसों का प्रादुर्भाव 1712 मतलब 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में जब रूसों का प्रादुर्भाव हुआ तो तत्कालीन आदर्शवाद का इन्होंने कटु आलोचना की। उस समय कौन से चल रहा था? आदर्शवाद। और मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी। आदर्शवाद का इन्होंने, हमने कहा कि जो आदर्शवाद है वो प्लेटो का उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। प्रकृतिवाद है उस पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रूसों का है। यथार्थवाद है उस पर अरस्तु का सबसे ज्यादा प्रभाव है। प्रयोजनवाद है उस पर डीवी का सबसे ज्यादा प्रभाव, जॉन डीवी का। तो किसी न किसी एक दार्शनिक का प्रभाव रहा है विचारक पे। प्रत्येकवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। ये नहीं कि वही सिर्फ रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं उसके समर्थक एवं विचार, लेकिन इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है इस बात पर। तो उसी प्रकार प्रकृतिवाद पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा है वो रूसों का रहा है। हमने कहा ना 15वीं शताब्दी में लेमार्क, डार्विन, हॉब्स, बेकर, काम्टे ये सब ने प्रकृतिवाद का बीजारोपण कर दिया था और 17वीं शताब्दी तक लगभग प्रकृतिवाद ने जन्म पनप गया था, एक पौधा बन गया था। लेकिन उसको विकास अच्छे से करने का काम क्या किसने किया? रूसों ने। 18वीं शताब्दी में 1712 में जन्मी उनको हुआ उसके बाद। तो 28वीं शताब्दी में रूसों का प्रतिभाव हुआ और रूसों ने मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी और आदर्शवाद की कटु आलोचना की। शिक्षा के क्षेत्र में भी रूसों का विचार पूर्ण रूपेण क्या था? प्रकृतिवाद। रूसों के बाद हार्वर्ड, स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ, बटलर आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में भी योगदान दिया और इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, ये सब विचार। थोड़ा सा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री हमने बताने की कोशिश की। आप अगर प्रकृतिवाद की परिभाषा करा जाए तो परिभाषा हम देख सकते हैं, जेम्स वार्ड का एक परिभाषा है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती और आत्मा को पदार्थ से क्या करती है? अधीन करती। किससे? पदार्थ के। तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानती। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो जेम्स वार्ड ने कहा, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा जो है यहाँ नीचे दी है कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है। क्या मानती है? प्रकृतिजन्य मानती है।
प्रयोजनवाद क्या माने थे? विभिन्न तत्वों और उनकी क्रियाओं का परिणाम मानते थे कि विभिन्न तत्व और उनकी क्रियाओं के द्वारा बना है। और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद क्या मानते थे कि इस संसार की रचना किसके है? ईश्वर द्वारा की गई। और ये प्रकृतिवाद क्या मानती है? प्रकृति जन्य मानती है और ये मानती है कि यह संसार ही सत्य है, यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है। यही चीज यथार्थवाद मानते थे, लेकिन आदर्शवादी नहीं मानते थे। इस भौतिक संसार को आदर्श और आध्यात्मिक संसार को सत्य मानते। तो कह रहा है इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद और इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हमने कहा कि पाश्चात्य दर्शन के सिर्फ एक दर्शन है आदर्शवाद जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। पाश्चात्य दर्शन में, भारतीय दर्शन सभी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानती है। ये यथार्थवाद हो, प्रयोजनवाद हो, प्रकृतिवाद हो, तीनों आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानते हैं। और आदर्शवाद जो है वो ईश्वर का अंश मानते हैं। आत्मा को क्या मानते हैं? परमात्मा का अंग मानते हैं। और प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद ये सब पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती है आत्मा को। ध्यान रखिए, हम तीनों की परिभाषा, चारों की परिभाषा को रटाते चल रहे प्रकार। और यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। ये यथार्थवाद भी कहता है, प्रकृतिवाद भी कहता है, प्रयोजनवाद भी कहता है। और आदर्शवाद का क्या कहता है? आत्म अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। ध्यान रखें। आदर्शवाद कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो नैतिक जीवन जीने अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम एवं आदर्शों को पालन के द्वारा हम आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकृतिवाद क्या कहता है कि प्राकृतिक जीवन जीने से। यथार्थवाद क्या कहता है? वो भी लगभग यथार्थ जीवन जो वास्तविक जीवन है उसको जीने से। प्रयोजनवाद क्या कहता है? सामाजिक जीवन जीने से प्राप्त कर। ध्यान रखिए, ठीक, जो वाद है वो वही जीवन जीने से। प्रकृतिवाद कहता है प्राकृतिक जीवन जीने से सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। आदर्श यथार्थवाद कहता है यथार्थ जीवन जीने से। और प्रयोजनवाद कहता है कि सामाजिक जीवन जीने। कह रहा है जिसे प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं हुआ है। वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और यह प्रतिपादन करती, वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना मानती है और इसके लिए वह प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की बात करती है। ये इसकी परिभाषा। नेक्स्ट की बात करें, प्रकृतिवाद के सिद्धांत। प्रकृतिवाद के सिद्धांत में यह ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक रचना मानती है। हमने कहा ना इस ब्रह्मांड को क्या है? प्राकृतिक रचना मानती है। उन्होंने कहा एक बीज बो दीजिए वो पौधा बन जाता। प्रकृति ही बना रहा है। किसमें बढ़ रहा है आदमी? किसी चीज, प्रकृति में। तो रचना कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। भगवान थोड़ी ना आ रहे हैं ताश तो बन गए तुम। ये प्रकृति बना रहा है। छोटे से बीज को इतना बड़ा पौधा बना देता है। तो इस संसार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किसने की है? प्रकृति ने की है। हमें किसने रचना की है? आपको किसने रचना की है? प्रकृति ने की। इस पहाड़ सारे चीज को रचना, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी रचना किसने की है? प्रकृति।
नेक्स्ट कहा है कि इस भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। कह रहा है ये जो दिखाई दे रहा है यही सत्य है, जो दिखाई नहीं दे वो कौन सा सत्य है? हम किसको सत्य माने? जो दिखाई न दे, जो हमारे सामने है ही नहीं, जिसको हम इंद्रियों द्वारा महसूस ही नहीं कर सकते, वो कहाँ सत्य हो जाएगा भाई? जो दिखाई देगा उसी को तो सत्य मानेंगे कि हाँ वास्तविकता में हर एक तो वह है। अरे कौन चीज है, कुछ दिखाई तो दे, कुछ किसका स्वरूप वगैरह हो तो। हवा में स्वरूप बना लिया, हवा में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार है। जो वास्तविकता में है, जो दिखाई दे रहा है, ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं। और आत्मा को पदार्थ जन्म चेतन तत्व मानती है। आत्मा को ईश्वर का अंश नहीं भाई। बीज से पौधा बना तो पदार्थ द्वारा ही तो बढ़े, और उसमें चेतना कौन ला के आया? पदार्थ लेके आया। तो आत्मा को पदार्थ जन्म चेतन तत्व मानती है। मनुष्य को इस संसार के सर्वश्रेष्ठ रचना मानती है, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? मानव है, ये मानती है। और मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। जो मानव का विकास होता है वो एक प्राकृतिक क्रिया, प्रकृति के अनुसार वो अपना क्या करता है? विकास करता जाता है। भाई एक छोटा सा बालक देखिए 51 सेंटीमीटर का होता है, और आज आप 5 से 6 फुट के हैं, 6.5 फुट के हैं, 7 फुट के हैं, 5.5 फुट के हैं, कितना बड़ा बन गया। हाथ पैर कितने छोटे छोटे थे, आज कितने बड़े बड़े। तो ये सब जो विकास हुआ, ये तो शारीरिक विकास हुआ। मानसिक विकास भी देखिए आपका जो भी हुआ, संवेगात्मक जितने भी आपके सारे विकास हुए, वो एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रकृति के अनुसार वो मानते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक, जो इसको मूल सिद्धांतों परिभाषा में ही निहित है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीवन जीना है, सुखी रहना है, यही जीवन का उद्देश्य है भाई। दुखी रह के क्या करोगे भाई? जीवन जिए हो, मानव जीवन मिला है तो सुखी रहो, खुश रहो। जीवन का उद्देश्य क्या है? और आजकल ये देख लीजिए, हर व्यक्ति यही चाहता है, अध्यात्म की तरफ नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है हम सुखी रहे। उसी के लिए सारे कार्य कर रहा है, चाहे हम हो चाहे आप हो। प्रकृतिवाद को ही मान रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति ही है। अगर सुख की प्राप्ति ना हो तो रुपये के पीछे ना भागे, भौतिकता के पीछे नहीं भागे। लेकिन 99.99% लोग इसी तरफ भागे, 0.001% लोग ही जो है इसके पीछे नहीं भागे। तो भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या बन गया है? सुखपूर्वक जीवन जीना। और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक जीवन सबसे उत्तम। प्राकृतिक जीवन का मतलब यह है कि अपने अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार ही जीवन जिएंगे, तभी आपको सुख मिलेगा। पता चला आपका प्रकृति अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग एक प्रकृति होती ना, उसके विपरीत काम करेंगे तो क्या होगा? आपको दुख मिलेगा ना। जैसी आपकी प्रकृति वैसा कार्य, तभी आपको सुख मिलेगा। उस प्रकृति के विपरीत कार्य करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। ये पूरी तरह सही भी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा हम बता रहे हैं। सिर्फ प्रकृति के अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे, ठीक है, आपको सुख मिलेगा, लेकिन उसके लिए समाज के अनुरूप भी कार्य करना जरूरी है, जो यथार्थ वो प्रयोजनवाद भी कहते हैं। प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। प्राकृतिक जीवन में क्या चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, और परिस्थितियों पर नियंत्रण। इन सब चीजों की वो बात करता है। और राज्य को एक व्यवहारिक सत्ता मानता है, सभी का सत्ता मानता है। ये जो पूरा राष्ट्र है, ये एक की सत्ता नहीं मानता कि एक की सत्ता है, ईश्वर सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता। तो राज्य को एक व्यवहारिक सत्ता मानता है। तो ये इसके मूल सिद्धांत है। प्रकृतिवाद और शिक्षा का प्रत्यय बात करते हैं। प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते थे, ध्यान रखिएगा, पुस्तकीय ज्ञान का पूरी तरह विरोध करते थे। उनके अनुसार वह यह है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। शिक्षा वह है
जो मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने, हमने प्रकृतिवाद के रूसो की परिभाषा बताई थी कि मनुष्य को अपने प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन को सुखमय बनाने में सहायता जो करे वही क्या है? शिक्षा। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, ये हार्वर्ड स्पेंसर कहते हैं, प्रकृतिवादी समर्थक। अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से सामंजस्य जो स्थापित करे वही क्या है? शिक्षा है। प्रकृतिवाद शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार ही शिक्षा दी जाए, जैसे बालक की प्रकृति है उसी के अनुसार ही शिक्षा हो। प्रकृति का अनुसरण, ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का अनुसरण करते हैं। ये कहते हैं कि बालक को समाज में नहीं रखना चाहिए, समाज में रखने से बालक दूषित हो जाएगा, समाज में आकर ही बालक दूषित होता है, उसको प्रकृति में रखो। इसीलिए वो शिक्षक के महत्व को भी नहीं मानते, क्योंकि शिक्षक भी समाज से आता है। तो समाज से एकदम अलग रखना चाहते अगर बालक का विकास करना है। कह रहा है समाज में बहुत सारे दूषितता भरी पड़ी है, अगर उसके संपर्क में आएगा तो बालक क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो प्रकृति जो चीज कर रही है वो सही करती है, तो प्रकृति का अनुसरण हमें करना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, प्रकृति का अनुसरण की बात कर रहे हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पुस्तक नहीं सिखाता, पुस्तकीय ज्ञान तो बेकार है। निषेधात्मक शिक्षा की बात है। निषेधात्मक शिक्षा पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, लेकिन शॉर्ट का ही क्वेश्चन। निषेधात्मक शिक्षा रूसो के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा बालक को सत्य मत बताइए, लेकिन असत्य से बचाइए। अच्छी चीजें मत बताइए, लेकिन बुरी चीजें से बचाइए। ऐसा करने से क्या है कि बालक का विकास। इसे निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं कि मतलब सही चीजें ना मत बताइए उनको, कहने का मतलब है, लेकिन गलत चीजें से बताएंगे तो बालक उसको सीखेगा। इंद्रिय प्रशिक्षण की बात करते थे, ये कह रहे थे इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य है। तो इंद्रिय प्रशिक्षण की बात करते हैं कि इंद्रियों का पूर्ण विकास। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा की बात करते हैं। बालक की मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित, बालक के रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार जो उनकी व्यक्तित्व है उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। बालक की स्वतंत्रता की बात करते थे कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने प्रकृति के अनुसार ज्ञान ग्रहण कर लेगा। उस जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही ज्ञान ग्रहण कर लेगा, उस पर किसी प्रकार का फाउंडेशन न लगाइए। प्रगतिशीलता की बात करते थे, लगातार विकास बालक के होने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता एवं भातृत्व के विकास की भी बात करते थे। शिक्षा मतलब लड़के लड़के दोनों प्रकार की शिक्षाओं की बात इन्होंने की। तो ये तो था प्रकृतिवाद और शिक्षा। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अवबोध पूछा है। राष्ट्रीय अवबोध या राष्ट्रीय सद्भाव का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध जान रहे हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीछे हमने 1 नंबर वाले में बताया था। हमारे बच्चों में सच्ची राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्रीय एकता की आवृत्ति को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। तो राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका यहाँ बात करनी है। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात करते हैं। हम पीछे भी पढ़े थे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हमने आपको पहले बताया था। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय, ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कहते हैं। अतः सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे तथा उनके प्रति आदर दृष्टिकोण रखेंगे और विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों एवं विकसित राष्ट्रों का सहयोग प्रदान करें। कहने का मतलब है सभी राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग प्रदान करेंगे, सभी राष्ट्र एक दूसरे के सद्भावना और उनके आचार विचारों का सम्मान करेंगे। अतः जब
विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है और वे उसके साथ अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या अंतर्राष्ट्रीयता कहते हैं। ठीक है, क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है, एक दूसरे के अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में प्रभावित है, दूसरे अर्थ में भी इसको कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है विश्व नागरिकता। वो भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, दो अर्थों में इसका प्रयोग किया गया अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है विश्व नागरिकता। विश्व नागरिकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। वो आगे कह रहा है, यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार का प्रत्येक मानव में भाईचारे का संबंध हो, प्रत्येक मानव में, और वसुधा एक कुटुंब के समान प्रतीत। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये नहीं दूसरे देश का या मेरे देश का, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मेरे क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र का नहीं, उस तरह का नहीं। सभी को एक वसुधा, एक पूरे कुटुंब को एक परिवार के रूप में के रूप में मानना, एक दूसरे के नागरिकों का सम्मान करना, भाईचारे की भावना रखना, चाहे विश्व के किसी भी कोने में, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है। विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व की भावना, तो विश्व बंधुत्व की भावना हो जिसके अंदर, उस पर कल्याण पर बल देते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की ओर संकेत करती है। विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के बीच प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की ओर संकेत करती है। ये चीज हमने पीछे ही बताई। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का भी नागरिक है। अंतर्राष्ट्रीय यह बताती है कि वह अपना सिर्फ राज्य का सदस्य नहीं है, वरन क्या है? विश्व का भी नागरिक है। उसका काम अपना ही कल्याण करना नहीं है, विश्व का भी कल्याण करना। और अंतर्राष्ट्रीयता एक राजनीतिक संप्रदाय है, आपने बताया ना, राजनीतिक के रूप में भी होता है। तो इसके 5 मूलभूत सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? सहयोग, एक दूसरे के, एक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों का सहयोग करेगा, वहां के एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राष्ट्रों के नागरिक का सहयोग करेंगे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व मनाएंगे, मतलब एक दूसरे के अस्तित्व को मानेंगे बिना लड़ाई झगड़ा किए। ऐसा नहीं है जैसे चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, अस्तित्व को नहीं मान रहे, सीमा विवाद, ये सब कुछ नहीं करें। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये थोड़ी ना शांतिपूर्वक ढंग से काम करें, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना पाकिस्तान पर आतंकवादी भेजते रहेंगे, वो थोड़ी ना अंतर्राष्ट्रीय। तो ये बातें 5 मूल तत्व मानना जरूरी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। ब्रूवेर ने राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता शब्द की प्रसिद्धि पुनर्जागरण तथा विशेष रूप से रूस किसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति के पश्चात हुई। पुनर्जागरण समाज के द्वारा, यह साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति को अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। ठीक है, राष्ट्रीयता के स्थान के संबंध में अतिरिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति, परंपराओं के भी संबंध आ जाते हैं। अगर राष्ट्रीयता की बात करें या राष्ट्रीय एकता की बात करें, तो इसमें व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत अहम को नीचा रखते हुए राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान को सबसे ऊंचा रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयता कहलाता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, सद्भाव और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करते हुए राष्ट्र के सम्मान के लिए तत्पर रहना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता कहलाता है। ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने कहा है
राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन, संघिकता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम भक्ति की भावना का विकास किया जाता है, जिसके अंदर मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है। और राष्ट्र के हित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का जहां हम त्याग करते हैं, किसका? अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का। ये नहीं है कि पंप फड़वाने के लिए ले लिया रुपया, नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं और समय आने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को जहां तैयार कर रहते हैं जहां के नागरिक, वही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय एकता। J.M. बेदी ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं की वांछनीयता सीमा के अंदर रखना ही भारत की का समावेश करना है। मतलब इस सीमा के बांध के रखना, एक रहना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता। सभी विभिन्नताएं होते हुए सब लोग एक मिलकर रहें, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता। सब आपस में भले लड़ रहे हैं लेकिन कोई बात हुई तो सब साथ में खड़े हो गए सीना तान, क्या है? राष्ट्रीय एकता का। ये राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीयता किसी राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच समान हित के आधार पर विकसित हम की वह भावना, समान हित के आधार पर विकसित हम की वह भावना है जो उन्हें क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी अपने राष्ट्र से बांधती है और राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करती है। देखिए, हमने अभी कहा नहीं कि क्या है? अपने हितों का क्या करना? त्याग करना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का, राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत हितों का जहां त्याग करें। ये सब भिन्नता क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि में भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र को एक बांधती है और अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करती हुई कहलाता है राष्ट्रीय एकता, या उसको राष्ट्रीयता भी कहते हैं। ध्यान रखिए, चाहे राष्ट्रीयता कहिए चाहे राष्ट्रीय एकता कहिए। नेक्स्ट क्या? राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका, या राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका? शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट हो, शिक्षा के पाठचर्या में सुधार हो, राष्ट्रीय एकता के विकास करने। ठीक है, कैंप, रैली, संस्कृति पर स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को अध्ययन की व्यवस्था करना, विभिन्नताओं का आदर करना सिखाना। रेडियो टेलीविजन का प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, नेताओं का जन्मदिन, विभिन्न प्रकार के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भाषाओं का सम्मान एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम, शिक्षण विधियों, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति विकसित कर सकते हैं। ये शिक्षा की भूमिका है। किसमें? राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति विकसित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग इसी प्रकार से है, सेम है, उसको इस यहाँ पर भी देख सकते हैं। हमारे युगों में भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठापूर्वक अभिव्यक्ति का विकास अत्यंत आवश्यक है। क्यों? उसके अलावा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहले यहाँ पर भी आपको राष्ट्रीय एकता की पहले बताने पड़ेगी। राष्ट्रीयता की यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता क्या है वही पूछ रहा है। राष्ट्रीय एकता के विकास क्यों आवश्यक है ये बता रहा, वहाँ शिक्षा की भूमिका बता रहा था, यहाँ क्या है, क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो वहाँ वो पॉइंट भी डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी वहाँ डाल सकते हैं आप। तो पहले राष्ट्रीय एकता अभी हमने पीछे पढ़ा भी, यहाँ एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति या एकीकरण की भावना जो समझ संकीर्ण अलगाववादी प्रवृत्तियों से ऊपर होती है। ठीक है, यह देशभक्ति और प्रगति के लिए कार्य करती है। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता सभी नागरिकों के हृदय में एकीकरण,
सुदृढ़ता, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास है। सामंजस्य, एकता, भ्रातृत्व एवं समझता की भावना है। साथ ही यह समझदारी, सहिष्णुता और सहयोग जीवन व्यतीत करने का एक दृष्टिकोण। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता भ्रातृत्व, समता तथा राष्ट्रीयता का की गहन भावना है, जो लोगों के विचार, कार्यों एवं व्यक्तिगत भाषाओं एवं धार्मिक सद्भाव को समाप्त करने में बाध्य करती। कहने का मतलब जो भेदभाव है, चाहे वो भाषाई भेदभाव हो, चाहे व्यक्तिगत भेदभाव हो, चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, राष्ट्रीय एकता उन सभी को समाप्त करने में सहयोग करती है, उन सभी को समाप्त करने के लिए बाध्य करती है। अगर राष्ट्रीय रूप से एक है हम, तो हम भाषाई रूप में नहीं लड़ेंगे, धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे, जाति के लिए नहीं लड़ेंगे, क्षेत्र के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां पे राष्ट्र हित का अहित हो रहा है, राष्ट्र का हित नहीं हो रहा, अहित हो रहा है। तो यहाँ ये था कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और हित को त्याग करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि जहां हम मानते हैं, वहां पर क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीयता। ठीक है, ये परिभाषा भी हमने पीछे पढ़ी भी। एक बात परिभाषा देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन, संगठितता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। राष्ट्र के प्रति क्या है? प्रेम भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। डॉक्टर बेदी के अभी पीछे हमने पढ़ा कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विविधताओं की वांछनीयता सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें भारत की एकता का समावेश करना। मतलब विभिन्न प्रकार के जो भारत विभिन्नताओं में एक है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उनके बीच जो एकता की भावना है, फिर भी इतने विभिन्नताएं होते हुए कि हर पग में विभिन्नताएं देखने को जहां मिलती हैं, फिर भी लोग एक साथ भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग करते हुए राष्ट्रीय हितों का पालन करते हैं। वो क्या दर्शाती है? राष्ट्रीय एकता, एकता को दर्शाती राष्ट्र के प्रति निष्ठापूर्व अभिव्यक्ति विकसित करने की आवश्यकता या राष्ट्रीय एकता के विकास की आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए। भाई राष्ट्रीय एकता का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का हम अस्तित्व के साथ सौदा नहीं कर लेंगे। ठीक है, दे दो मुझे 1 करोड़, हम यहाँ बम फोड़ देंगे। राज्य के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए, भाई राष्ट्र के शासन तंत्र में तभी तो आस्था उत्पन्न होगी कि हम राष्ट्र रूप में एक होंगे। विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए इस काम, जो विघटनकारी तत्व है, जो समाज को तोड़ने वाला कार्य करते हैं, जैसे आतंकवादी, उग्रवादी, उनको उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय एकता में जरूरी है। क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए, ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, ये इनके क्षेत्र को, इसको समाप्त करने के लिए पूरा राष्ट्र एक है, ये भावना भरने के लिए आवश्यक है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए विभिन्न वर्ग संघर्ष होता है, विभिन्न जातियों के बीच जो संघर्ष होता है, उसकी समाप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा। अगर हम ये आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरा देश हमें आक्रमण कर देगा। घर में 4 लोग लड़ते रहे तो उसमें क्या होगा? बाहर ही आके हमारा फायदा उठा लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता इसके लिए जरूरी है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। और अगर हम एक रहेंगे तो एक होकर काम करेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ेगा। और लड़ते रहेंगे तो ना विकास कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर कानूनगो ने भी लिखा है कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र निष्ठा की हर देश को हर समय आवश्यकता है। मतलब राष्ट्रीय एकता या राष्ट्र निष्ठा की हर देश को हर समय आवश्यकता है, किंतु भारत के लिए इसकी ज्यादा आवश्यकता है। उसका कारण क्या बताया? कि क्योंकि यहाँ हमने कहा ये विभिन्नताओं का देश है, यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं,
विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, तो विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है। तो उन विविधताओं के लिए क्या जरूरी है? एकता जरूरी है। इसलिए भारत के लिए एकता जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये नहीं है हिंदू राज्य है, मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम ज्यादा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन लॉन्ग के आपके समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर प्रस्तुत होंगे। अब थर्ड पेपर का सबसे पहले बनाएंगे कि थर्ड पेपर की मांग सबसे ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, सेकंड पेपर का उसके बाद बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप अन्य अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे उसका ये लाभ ले सके कि परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक टीचर का लेक्चर आपको सुनने का मिल रहा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट करिए, और जिन छात्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।